हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपने बायोमोलिक्यूल के सेकेंड वीडियो के साथ आ गए हैं। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ओल्ड डेफिनेशन कवर किया, न्यू डेफिनेशन कवर किया था, ड्रॉबैक कवर कर लिए थे ओल्ड डेफिनेशन के। देन उसके बाद हम लोगों ने डीएल नोमेनक्लेचर यूज़ कर लिया था, थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन यही होगा आपका कि व्हाट इज एपीमर। तो एपीमर और कुछ नहीं है, एक डायस्टीरियोमर ही है, ठीक है, विच हैज़ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस वन ऑफ द कायरल सेंटर। ठीक है, एक कायरल सेंटर के अक्रॉस अगर कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए एक इधर है तो एक दूसरा उल्टा हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एपीमर है। तो चलिए मैं डेफिनेशन पहले बता देता हूँ, ऐसे लिख लीजिएगा। एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स which have, या फिर ऐसे डायस्टीरियोमर which has different configuration across one of the chiral center। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया। एग्जाम्पल तो देखिए, चलिए एग्जाम्पल से एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से एग्जाम्पल देखिएगा, मैं एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड। अपने को एल्डिहाइड पे ज़्यादा फोकस करना। एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाला, जिसमें ग्लूकोज आ जाता है अपना। मैंने आप लोगों को इसका ट्रिक सिखा दिया था, ये कैसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसे 4 लिखेंगे तो लिख जाएगा, है ना। और यहाँ पर लिखिए CH2OH। अब देखो ये है आपके पास डी ग्लूकोज, मैं थोड़ा कैपिटल से लिख देता हूँ। ठीक है, डी ग्लूकोज। अब आपसे बोला जाए ड्रॉ द C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज, तो पहले ध्यान रखिए कि आपको 1-2 किस बेसिस पे लेना है। तो 1-2 आपको नोमेनक्लेचर जो आप लोगों ने सीख रखा है उसी बेसिस पे डिसाइड करेंगे। नंबर 1 इसको देंगे, 2 इस कार्बन को, 3 इसको, 4 और ये 5। अब देखो जरा ध्यान से, मैं क्या करूँ कि याद रखिएगा कि एक ही कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कायरल सेंटर है, ये है, ये है, ये। 4 ही कायरल सेंटर है। ठीक है, तो इसके 4 एपीमर पॉसिबल है, लेकिन असली में 3 होते हैं, चौथा नहीं हो पाता। चौथा क्यों नहीं होता वो आप देख लोगे साथ में। चलिए तो मैं बना के दिखाता हूँ। अगर किसी ने मेरे को बोला कि C2 एपीमर बना, C2 एपीमर का मतलब क्या होगा कि जो 2 नंबर का कार्बन है उस पर H और OH को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा जरा देखिए, 2 नंबर वाला ये है ना, HOH को फ्लिप कर दीजिए, OH H, बाकी जो जहां है उसको वहीं रखिए। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का C2 एपीमर है, क्योंकि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो सेकंड नंबर का कार्बन था, अकॉर्डिंग टू IUPAC नंबरिंग, आपने सेकंड वाले कार्बन को फ्लिप कर दिया। फ्लिप इन द सेंस कि कैसे, इस वाले ग्रुप को उधर कर दिया, उस वाले ग्रुप को इधर कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज जो है, इसका एक नाम भी है, इसको बोलते हैं मैनोज। डी मैनोज बोल सकते हो, OH इधर है ना, तो मैनोज भी बोलो या डी मैनोज। आप डी मैनोज लिख सकते हैं या फिर मैनोज बोल सकते हो। मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। डी ग्लूकोज से बना है तो इसको क्या बोलेंगे, डी मैनोज। वैसे भी अगर ये कंपाउंड दिया, आपसे बोलेगा डी है क्या है, तो आप बोलोगे सबसे दूर वाला कायरल सेंटर ये है, OH इधर है राइट में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि C2 एपीमर तो बना लिया, अब ड्रॉ द C3 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। देखिए मैं अगर आपसे पूछूं कि ड्रॉ द C3 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, तो आप कैसे करोगे C3 एपीमर ऑफ ग्लूकोज ड्रॉ। देखो बहुत आसान है, आप क्या करो, ग्लूकोज देखो, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, 3 नंबर के कार्बन को देखो, ये है ना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो आप बोलोगे कि सर आराम से हो जाएगा, ये CHO, पहले तो ग्लूकोज ही बना लो। ठीक है, पहले ग्लूकोज बना लो, ज़्यादा आसान रहता है इससे। कि आपने ग्लूकोज ड्रॉ कर दिया, बोला कि सर ये ग्लूकोज रहा आपका। इसमें देखो 1 2 3 नंबर वाला कार्बन है ना, इसको उल्टा कर दो। इधर OH H है तो इसको इधर H कर दो और इधर OH कर दो। देख लीजिए ध्यान से, अब ये क्या हो गया, दिस इज द C3 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि 3rd नंबर वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आपने चेंज किया है। बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसको आप क्या लिख दोगे, C3 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि एपीमर बनाओगे कैसे। अब ये ध्यान रखिएगा, C3 एपीमर ऑफ ग्लूकोज का नाम क्या हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस कंपाउंड का नाम होता है एलोज, लेकिन इसका नाम लिखते हैं डी एलोज। डी एलोज क्यों,
हाँ OH इधर है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप बोलोगे सर आपने C1 C2 बताया, C3 बताया, C4 बताओ। चलिए फिर से भाई मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ये लाइट है थोड़ा सा, ठीक है, मैं थोड़ा डार्क मार्कर ले लेता हूँ। आइए, आई थिंक ये ठीक होना चाहिए है ना। यहाँ लिख लो, ड्रॉ द C3 हुआ ना, C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। करिए C4 एपिमर ग्लूकोज का। ये रहा ग्लूकोज, C4 का मतलब क्या है, H को इधर OH को इधर। मतलब आप इसको जब ड्रॉ करोगे तो बाकी आप ये लिख दो COH, यहाँ पे OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, 1 2 3 और यही चौथा था ना, तो इसको OH इधर कर दो, H इधर, और बाकी का तो फिक्स ही रहेगा ना, बाकी जो जहाँ था उसको वहीं पर लिखना है। बहुत ध्यान से देखो, दिस इज द C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसमें मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज जो होता है उसको बोलते हैं गैलेक्टोज। इसका नाम होता है डी गैलेक्टोज। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, लेकिन नाम तो बहुत अजीब अजीब सा है। जैसे आप बोलोगे कि सर ठीक है, यहाँ पे नाम था डी मैनोज, ठीक है, यहाँ पे नाम हो गया डी एलोज, और यहाँ पे नाम हो गया डी गैलेक्टोज। अब आपके दिमाग में आ गया कि सर फिर याद कैसे रखना है, ये तो बहुत अजीब अजीब सा नाम होगा। और आप बोलोगे सर C4 एपिमर बनाओ, C5 एपिमर। देखो C5 एपिमर बनाओगे ना, तो यहाँ से C5 ये वाला, अब इसमें अगर OH और H को उल्टा करोगे तो क्या होगा, D की जगह क्या हो जाएगा, L ग्लूकोज हो जाएगा ना। तो C4 एपिमर इसका क्या हो जाएगा, एपिमर उसको बोलेंगे नहीं, वैसे में L ग्लूकोज ही है। कैसे बोलोगे आप, H और OH को इंटरचेंज कर दो। तो अगर H OH को इंटरचेंज करोगे तो हो तो जाएगा, पर असल में वो क्या बन जाएगा, डी ग्लूकोज के बजाय L ग्लूकोज बन जाएगा, क्योंकि यही कार्बन तो यूज होता है ना डी ग्लूकोज L ग्लूकोज में। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अब आप बोलोगे कि सर देख लिया, सीख गए, याद कैसे रहेगा, है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि सर ग्लूकोज फ्रक्टोज याद कर लिया, बाकी याद कैसे रहेगा। सबका ट्रिक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबने घर में मैगी खाई होगी आज तक, है कि नहीं, मैगी तो सबने ही खाई होगी। तो यहाँ पे लिखता हूँ ट्रिक में मैगी। अब बोलोगे सर मैगी से क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए, आराम से हो जाएगा मैगी से। पहला नाम क्या था, मैनोज, एलोज, गैलेक्टोज। ध्यान से सुनिए, पहला वाला जो होगा ये C2 एपिमर, A से हो जाएगा C3 एपिमर, G से हो जाएगा C4 एपिमर, और फिर एक G से हो जाएगा C5 एपिमर। अब आप हो समझदार। व्हाट इज C2 एपिमर, मैनोज। और देखो मैगी M से स्टार्ट होता है और M से मैनोज होता है। अब देखो C2 के बाद कौन सा आएगा, C3 का नाम क्या है, डी एलोज। एलोज A से स्टार्ट होता है, यहाँ देखो मैगी में A आ रहा है ना। चलिए अब बताओ C4 एपिमर क्या है, गैलेक्टोज। G से होता है, देखो G आ रहा है। अब आप बोलोगे सर ये वाला G, अरे भाई ग्लूकोज का ही डी ग्लूकोज तो बन गया ना। अब बोलोगे सर I किसके लिए, तो I अपने लिए, हम लोग इंडियन है तो अपने लिए I, और क्या, बस ठीक है। इंडियन लोगों ने खोजा है, मैंने खोजा है, तो इसलिए मेरा नाम है, I से हम लोग इंडियन है। तो ऐसे याद रख लिएगा, मैगी याद रखिएगा, और एपिमर ऑफ ग्लूकोज जो है मैगी से आप बहुत आराम से याद रख सकते हो। एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, नाम दिया होगा, ये देखोगे आपको पहला अल्फाबेट याद आएगा, तो आप 4 ऑप्शन देखोगे तो आपको नाम याद आ ही जाएगा, है ना। या 2-3 बार पढ़ लोगे तो ऐसे ही याद हो जाता है, इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े। अब ये लेकिन बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ये सारे जो है ना, इन सब में अगर आपको रिलेशन पूछा जाए तो ये सब के एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर है, ठीक है, डाइस्टीरियोमर है। लेकिन बहुत और भी डाइस्टीरियोमर मतलब क्या होता है कि कुछ का कॉन्फ़िगरेशन चेंज, कुछ का डिफरेंट। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि एपिमर उस डाइस्टीरियोमर को बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक काइरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो। आपने देखा ना, इससे इसमें एक ही चेंज हुआ था, इससे इसमें एक ही चेंज हुआ था, इससे इसमें एक ही चेंज हुआ था, इसलिए ये सब क्या है, एक दूसरे के एपिमर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जैसे आप सबको पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। हम सब लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, पर अगर वो फार्मूला मिला होगा तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, एक तो तरीका है कि आप माइक्रोस्कोप से देख लो, दूसरा होता है कि रिएक्शन करके पता किया जाता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कितने कार्बन एटम है, इन सब से। तो अपने सिलेबस में यही एक पार्ट रखा गया है ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन दिया है, बाकी किसी का नहीं, कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूरा कैसे पता लगा कि कितने कार्बन है, कितने अल्कोहल है, अल्कोहल की डिग्री क्या है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है या केटोन है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है।
ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले। देखिए अपने को पता है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली लिख लो ना यहाँ पर, जो आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, लेकिन बस फॉर्मूला है, अपने को नहीं पता कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 6 हैं। अब ऑक्सीजन से तो अल्कोहल भी बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है, एस्टर भी बनता है, एनहाइड्राइड भी बनेगा, है ना, कुछ भी पॉसिबल है, इवन कि ये आपका ईथर भी पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग नहीं जानते क्या, तो इसके लिए क्या करते हैं साइंटिस्ट, कुछ रिएक्शन कराते हैं, उस रिएक्शन के बेसिस पे डिपिक्ट करते हैं कि आउटकम ये है तो इसके अंदर ये प्रेजेंट होगा। तो ऐसे ही 5-6 रिएक्शन अपने को पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है फर्स्ट, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, पकड़ा इस ग्लूकोज को CHO OH सॉरी, ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने ग्लूकोज को लिया, इसका रिएक्शन HI के साथ कराया और हीट कर दिया। HI क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जब किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ आप डालोगे ना तो वो सामने वाले मॉलिक्यूल को रिड्यूस करके, जैसे आप एल्डिहाइड कीटोन डालोगे तो एल्केन में चेंज करने का ट्राई करेगा। तो यहाँ क्या होता है कि जब भी HI के साथ इसको हीट करते हैं, रेड फॉस्फोरस भी होता है, जनरली रेड फॉस्फोरस भी लिख देते हैं, आप नहीं भी लिखोगे जब भी चलेगा। ये लिया अपने मॉलिक्यूल, आपको नहीं पता ये ग्लूकोज है, लोगों को स्ट्रक्चर नहीं पता था, लोगों को पता है ग्लूकोज लिया, उसका रिएक्शन इससे कराया, तो आउटकम क्या मिला उसके बेसिस पे जब रिएक्शन कराया ना तो उनको ये कंपाउंड मिला, 1 2 3 4 5 6, हाँ ऐसे एक 6 कार्बन एटम का स्ट्रेट चेन मिला। अब आप बोलोगे सर जब ये नहीं दिख रहा तो ये कैसे दिख रहा था, फिर ये जो रिएक्शन करा के जो बना ना उसको लोगों ने फर्दर रिएक्शन कराया और कंफर्म कर लिया ये चीज़, ठीक है। तो अपने को तो इतना ही पढ़ना है कि इसका रिएक्शन इससे कराया तो ये मिला। ये जैसे ही मिला तो लोगों को क्या पता चला कि जिस C6H12O6 इसमें कंफर्म किया कि 6 कार्बन एटम है, और वो 6 कार्बन एटम कैसे हैं, साइक्लिक नहीं है, स्ट्रेट चेन में लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे कि इससे क्या पता चला कि जो कार्बन एटम है, यहां से पता लिख देता हूं मैं, आउटकम क्या था कि कार्बन एटम आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन, ठीक है, इसका आउटकम था, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा कि कभी कभी पूछते हैं कि इस रिएक्शन को करा के इससे आउटकम क्या पता चला, तो पता ये चला कि ये जो कंपाउंड है ये असल में स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट कर रहा है, सारे कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, ठीक है। पहला रिएक्शन ये था। दूसरा रिएक्शन इन्होंने क्या कराया, मैं इसको क्या करता हूँ, उसको शॉर्ट करके लिखता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ COH, और बीच में तो अल्कोहल ही है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ CHOH होल, कितने हो जाएंगे 4, और नीचे आ जाएगा CHO, ठीक है। यही मॉलिक्यूल है, ये 4 बीच वालों को ऐसे लिख दिया, एक को इधर। इसका रिएक्शन कराया HCN के साथ, ठीक है, HCN के साथ भी कराया था और NH2OH के साथ भी कराया था। तो पहले चलो NH2OH वाला बता देता हूँ, इसके साथ रिएक्शन कराया। तो असल में क्या होता है ना कि हम लोगों ने रिएक्शन ना एक पढ़ रखा होता है एल्डिहाइड कीटोन में, वो ऐसा होता है कि कभी भी अगर आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड आए और नाइट्रोजन के साथ 2 ऐसे ग्रुप लगे और एक G लगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, एडिशन एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये कनेक्ट हो जाता है ग्रुप इसके अंदर, है ना, ऐसा बन जाता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होने वाला है। हाइड्रोक्सिल अमीन है, यहाँ पे क्या होगा, मैं कलर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, आई थिंक इससे हो जाएगा। ये जो है ना यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है और इससे कनेक्ट हो जाता है। तो ये असल में ये जो रिएक्शन होता है किसका होता है, ये एल्डिहाइड का और कीटोन्स का होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब NH2OH से रिएक्शन हुआ तो सिर्फ इतना कन्फर्म हुआ कि C डबल बॉन्ड O है, लेकिन ये पता नहीं चला कि एल्डिहाइड का है कीटोन का है, सिर्फ ये कंफर्म हुआ कि कार्बोनिल तो प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको जरा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि पता लोगों को ये चला कि इसके अंदर कार्बोनिल का पार्ट प्रेजेंट है। इस रिएक्शन से लोगों ने किया, उसके बाद एक और रिएक्शन कराया उसी इंस्टेंट पे और तब कंफर्म किया। क्या कराया, इसी मॉलिक्यूल को पकड़ा और इसका रिएक्शन कराया HCN के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैकेनिज्म के उस पर लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। लोगों ने क्या किया, ऐसा पकड़ा साइंटिस्ट लोगों ने CHOH और CH2OH, इसको होल 4 कर लेना। यहाँ पर रिएक्शन इसका किससे कराया, HCN से, ठीक है, HCN को आप कैसे ब्रेक कर दोगे, H+CN- में, या फिर जनरली तो HCN से कराने से अच्छा होता है कि KCN से कराते हैं, क्योंकि KCN जो होगा ना वो K+ और CN- में खुद ही ब्रेक हो जाता है, और ये CO- एक न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाता है। तो असल में HCN अगर आपका दिया है तब भी आपके लिए कोई इशू वाली बात नहीं है, आप इसको ऐसे लिख लो कि जो HCN है ना ये ब्रेक होगा CN- और +H+ में। CN- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक दिस कार्बन एटम
एंड दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा और वहाँ से एक H लग जाएगा। तो ये भी रिएक्शन किसका है, ये भी रिएक्शन जो होता है, ये भी रिएक्शन किसका आ जाएगा आपका, एल्डिहाइड का ही होता है। एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से किसी का भी हो सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है, साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, ये ऐसा होगा। बाकी तो आप इसको ऐसे ही लिख लो एज इट इज, मेरे हिसाब से यहाँ तक दिख रहा होगा आपको मॉलिक्यूल, है ना, हाँ मॉलिक्यूल दिख रहा है यहाँ तक, ठीक। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ, देखिएगा मॉलिक्यूल कैसा है। C, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर CN, यहाँ H, CHOH होल 4 और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल आपको मिल गया। अब इन दोनों मॉलिक्यूल के मिलने से ये बात कंफर्म हो गई कि इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, कार्बोनिल पार्ट है। लेकिन कार्बोनिल पार्ट एल्डिहाइड का है कि कीटोन का है, ये कंफर्म नहीं हुआ। इसको कंफर्म करने के लिए अगला रिएक्शन Br2 वाटर के साथ आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो होगा क्या, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। यहाँ पे क्या करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद इसका आउटकम क्या है कि ऐसे लिख लीजिएगा कि दिस रिएक्शन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल पार्ट, ऐसे लिख लीजिएगा, कार्बोनाइल पार्ट इन द ग्लूकोज, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि एक कार्बोनाइल पार्ट है, बट वेदर द कार्बोनाइल पार्ट इज फ्रॉम एल्डिहाइड और फ्रॉम कीटोन इज नॉट कंफर्म, क्योंकि एल्डिहाइड से आया कि कीटोन से आया ये नहीं पता है, हाँ लेकिन कार्बोनिल पार्ट है ये आप लोगों को पता है सबको, इस रिएक्शन से हुआ था। अब तो इसीलिए हम लोग थर्ड रिएक्शन एक पढ़ते हैं Br2H2O का, 1 मिनट वेट करिएगा, ठीक है। देखिए तो थर्ड रिएक्शन अपने पास होता है, मैं देख लूँ, हाँ यहाँ पे देखिए। तो थर्ड रिएक्शन जो होता है रिएक्शन विद Br2 एंड H2, आप चाहो तो लिख भी सकते हो ऐसे, रिएक्शन विद Br2 एंड H2, और ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप बोलोगे सर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो माइल्ड मतलब होता है कि थोड़ा वीक वाला, और एक अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग वाला तो वो तो पूरा ही काम करेगा एकदम फटाफट। माइल्ड इसका काम बस इतना है ना, देखो इसके बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि CHO का अगर रिएक्शन आप Br2 वाटर से कराओगे तो ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर कीटोन हुआ, इसका रिएक्शन आप सेम कराओगे तो नो रिएक्शन। अल्कोहल हुआ, कुछ भी हुआ, किसी को कोई रिएक्शन नहीं करेगा, बस एल्डिहाइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब आ जाइए ग्लूकोज के साथ रिएक्शन पे। ग्लूकोज क्या होता है अपने पास, CHO, और बाकी बीच में आप ऐसा लिख लोगे CHOH होल 4 CH2OH, ठीक है। इसका रिएक्शन जब आप कराओगे Br2H2O के साथ तो क्या होने वाला है, देखो ये एल्डिहाइड है, अल्कोहल को कुछ नहीं करने वाला, अल्कोहल तो एज इट इज रह जाता है। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाएगा, कीटोन को कुछ नहीं करता है, तो कीटोन तो वैसे भी नहीं है। तो देखो इस रिएक्शन से अगर मेरे को यहाँ पे एसिड मिला, अगर मैं Br2 वाटर से ग्लूकोज का रिएक्शन कराऊं और मेरे को एसिड मिल जाए, इसका मतलब क्या होगा कि एल्डिहाइड प्रेजेंट था, मतलब कि ये जो C डबल बॉन्ड वो था वो एल्डिहाइड के फॉर्म में प्रेजेंट था मॉलिक्यूल के अंदर। समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूं। तो यहाँ क्या हो जाता है, असल में रिएक्शन के बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो ये इस बात का कंफर्मेशन है कि आपके पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक एल्डिहाइडिक पार्ट है। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार यूज होता है, ठीक है। अब देखो इस मॉलिक्यूल का सब नाम पूछते हैं, ग्लूकोनिक एसिड, याद कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक। एक और आएगा सैकैरिक एसिड आएगा, अभी ग्लूकोनिक एसिड, इसका नाम याद रखिएगा। देखिए कुल मिला के यहाँ पे आपको 10 से 15 मॉलिक्यूल याद रखने हैं, नाम याद रखना है। देखो सबसे पहला तो क्या क्या याद होना चाहिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो ये तो आप लोगों ने याद रख लिया होगा। चलिए इसके बाद मैंने ट्रिक भी बता दिया इनका, तो उसके बाद किसका याद रखना है, तो एपीमर ऑफ ग्लूकोज, तो उसके लिए मैगी वाला ट्रिक बता दिया, तो वहाँ 2-3 नाम याद हो गए। अब जब आप यहाँ आओगे ना तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल याद रखने हैं, मॉलिक्यूल मतलब बनना मॉलिक्यूल तो आप बना ही लोगे, उसके नाम याद रखने हैं। अगर ऊपर कार्बोक्सिलिक होता तो ग्लूकोनिक एसिड, और ऊपर नीचे दोनों कार्बोक्सिलिक होता था तो उसको बोलते हैं सैकैरिक एसिड, या उसको सखारिक एसिड भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी होगा मैं आपको वो रिएक्शन से करके दिखाता हूँ, वही लास्ट रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चीज हो गई। अब देखो इससे क्या कंफर्म हुआ, जरा इस बात पे ध्यान दो। इससे ये कंफर्म हो गया कि जो कार्बोनिल पार्ट है वो प्रेजेंट है एज अ एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नोट करके,
नोट करके एक बात लिख सकते हैं कि अबव रिएक्शन indicates the presence of aldehydic group, presence of carbonyl part as a aldehydic ग्रुप। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा जरा फटाफट। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या करने वाले हो आप? Br2 वाटर से रिएक्शन कराया, ग्लूकोनिक एसिड बना। ठीक है, अब देखो ये बहुत अच्छे से याद रखना। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ फटाफट, आइए। ठीक है, रिवाइज क्या करना है? ग्लूकोज लिया, सबसे पहले उसका HI से रिएक्शन कराओगे तो स्ट्रेट चेन मिलेगा। वो क्या बताता है कि सारे कार्बन एटम सिंगल चेन में लिंक्ड है। दूसरी बार रिएक्शन आप उसका किसके कराओगे? NH2H हाइड्रोक्सिलामीन के साथ कराओगे। तो क्या होता है असल में NH2H का रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ होता है, C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। उसी रिएक्शन को एक बार कंफर्म करेंगे साइंटिस्ट, HCN से भी रिएक्शन करते हैं, जिससे साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मेशन एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन होता है। ये बोथ रिएक्शन आर शोन बाय एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि भाई C डबल बॉन्ड O ग्रुप तो है, लेकिन वो किसका एल्डिहाइड का कीटोन का नहीं पता, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों शो करते हैं। तो फिर क्या हुआ उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने वो ये कंफर्म करने के लिए कि कार्बोनिल तो है, पर कार्बोनिल किसका है? एल्डिहाइड का कीटोन का है। उसके लिए Br2 वाटर से रिएक्शन कराया। Br2 वाटर से रिएक्शन कराने पे Br2 वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो एल्डिहाइड को किस में चेंज करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कीटोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो जब उसने ग्लूकोज का रिएक्शन कराया तो उसने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। इसका मतलब कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप रहा होगा। तो यहां से ये बात कंफर्म हो गई कि अपने पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, और वो एल्डिहाइड ग्रुप जो है, ठीक है, उसका कंफर्मेशन हम लोग Br2 वाटर से लेते हैं। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। यहां पर फोर्थ रिएक्शन देखो, यहां पे बताता हूं। आप ग्लूकोज ले लो, इसको ऐसा समझ लो कि यहाँ पे एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, छोटा सा बात बता देता हूँ आपको उस रिएक्शन को समझाने से पहले। रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, ऐसे हेडिंग तो डाल ही लीजिएगा। रिएक्शन विथ एसिटिक भी बोल सकते हो और इथेनोइक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हो। तो एसिटिक बोल तो जनरली यही यूज करते हैं, एसिटिक। अब आप बोलोगे सर एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है? पहले सब भूल जाओ, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखो। वो रिएक्शन देखो, उसके बाद तब आते हैं उसके ऊपर। ठीक है, हुआ क्या, मान लो कि मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है ना, मान लो CH3OH है। मैं भी ट्रिक के हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, मैकेनिज्म में नहीं घुस रहा हूँ। जब मैकेनिज्म में घुसूंगा तो मैकेनिज्म के लिए अलग ही वीडियो है सारी की सारी। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। आप अल्कोहल का रिएक्शन इसके साथ कराओ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन बता रहा हूँ। यहाँ पे CH3 मत करो ना, यहाँ पे क्या करो, R कर दो, ROH लिख दो। कोई भी अल्कोहल है, मेरे को उससे मतलब नहीं है कौन सा है। ठीक है, कोई भी अल्कोहल है, CH3। आपको करना है क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसको इसके साथ बाहर निकाल दो, जो मैंने लिखा ना, इसको इसके साथ H लगा के बाहर निकाल दो तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो। तो आप कैसे लिखोगे, देखो जरा मैं लिख के दिखाता हूँ। आप बोलोगे कि सर ये R हुआ, ये O हुआ, और ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है, और ये जो वाला जो आपने लिखा ना, ये वाला चीज़ इधर लिख दो, CH3COOH। ठीक है, अब उसको हटा दो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अल्कोहल का रिएक्शन जब एनहाइड्राइड से होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड दिखाया मैंने, आप कोई भी एनहाइड्राइड ले सकते हो। हम लोग एसिटिक पे ही ज़्यादा फोकस करने वाले, इसलिए एसिटिक ही ले रहा हूँ। एसिटिक एनहाइड्राइड से कराए तो H और ये वाला पार्ट एक साथ करके हटा दो दोनों को अलग, और इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को चिपका दो। अब यही रिएक्शन मैं किसके साथ, ग्लूकोज के साथ कराने वाला हूँ। तो ये रिएक्शन साइंटिस्ट लोगों ने क्यों कराया था, वो ये कंफर्म करने के लिए कितने सारे OH ग्रुप हैं उसके अंदर, है ना, क्योंकि ये अल्कोहल का रिएक्शन है। तो जितने OH होंगे उतना रिएक्शन कुछ ऐसा था कि हम लोगों ने पकड़ लिया ग्लूकोज। यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। CHO, देन OH, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, वही मॉलिक्यूल CH3। ठीक है, ये इसको थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ पर एक्सेस में दिया जाता है और पूछा जाता है कितने मोल कंज्यूम हुए। तो रिएक्शन में असल में इसके 5 मोल कंज्यूम हो जाते हैं, क्योंकि कितने OH है, 1 2 3 4 5। समझ पा रहे हो, मैं एक के साथ लिख के दिखाता हूँ। एक O के साथ ही ऐसा, ये इसके साथ बाहर निकल गया, इसके साथ चिपक जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखता है, ऐसा। और ऐसे कितने मोल कंज्यूम होंगे, ऐसे
5 मोल कंज्यूम होंगे, ये याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप देखो H इधर, आप इधर बोलोगे सर इधर O था, डबल बॉन्ड O CH3, क्या बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे बोलोगे कि सर H इधर था, इधर O CO CH3, सही है। यहाँ H था O CO CH3, और यहाँ पर फिर सेम वही O C डबल बॉन्ड O CH3, और नीचे भी एक मॉलिक्यूल था तो इस पे भी CH2O CO CH3, इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, ठीक है, इसका नाम लिख लीजिएगा, ये पूछ लेते हैं कभी, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, ठीक है, एसीटेट, इसको एसीटेट बोलते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है। और इसने 5 ऐसे मॉलिक्यूल अपने में ऐड कर लिए, इसको क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। अच्छा, अब यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, यही रिएक्शन हुआ है, और यहाँ जितने OH है सबके साथ कर दिए, 5 मोल क्यों कंज्यूम हुआ, क्योंकि 5 यहाँ पर बॉन्ड बनने वाले थे तो 5 मोल कंज्यूम हो गया। तो आपसे कोई पूछेगा नंबर ऑफ ग्लूकोज या फिर मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड यूज्ड इन द रिएक्शन व्हेन ग्लूकोज एंड एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट्स, तो आप कितना बताओगे, 5 मोल बताने वाले हो आप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अब देखो, इससे क्या कंफर्म हुआ कि आपके पास कितने OH ग्रुप है, यहाँ पे कितने OH हुए, तो यहाँ से आप बोलोगे कि सर ठीक है, यहाँ पे 5 मोल कंज्यूम हुआ है तो ग्रुप कितने हो जाएंगे, 5 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जरा थ्योरेटिकल पॉइंट कि क्या क्या हो जाएगा। देखो, इसको लिख लेना, ऐसे लिख लो, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट फॉर्मेशन, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट फॉर्मेशन, ऐसे लिख लीजिएगा, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट फॉर्मेशन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज पेंटाएसिटेट confirm the presence of 5 OH group in the glucose molecule, ठीक है। ये कंफर्म क्या कर रहा है कि भाई 5 OH ग्रुप हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। और उसके बाद ऐसे लिखिएगा, इसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट पूछा जाता है, सिंस, ऐसे लिख लीजिएगा कि सिंस इट एग्जिस्ट एज स्टेबल कंपाउंड, सिंस इट एग्जिस्ट एज स्टेबल कंपाउंड, क्योंकि अब ये जो बना ना, आप देख के लग रहा है बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप हो गया तो अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये जो एग्जिस्ट करता है ना वो स्टेबल कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करता है। और ये जो स्टेबल कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करता है, यही ये बात कंफर्म करती है कि सारे OH अलग अलग कार्बन आइटम पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट है, स्टेबल कंपाउंड, ऐसे लिख लीजिएगा, सो स्टेबल कंपाउंड, सो ऑल OH ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन एटम, ठीक है। देख लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट फॉर्म हुआ। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट फॉर्म होने से एक चीज़ तो ये कंफर्म हो गई कि 5 OH ग्रुप हैं, 5 मोल कंज्यूम हुआ तो 5 OH ग्रुप हैं, ये आप देख पा रहे हो। और क्योंकि ये बहुत बल्कि है तो अगर एक कार्बन पे होते ना दोनों OH, तो दोनों एक ही कार्बन पे बन जाता, तो अनस्टेबल सिचुएशन बनता। और क्योंकि ये कंपाउंड स्टेबल है, इसलिए क्या बोलते हैं कि अगर ये कंपाउंड स्टेबल है, मतलब कि जो OH है सारे के सारे OH अलग अलग कार्बन आइटम पे होगा। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि ठीक है सर, एक कार्बन तो एल्डिहाइड है, CHO है, वो तो खत्म, बचे 5 कार्बन, 5 कार्बन में पांचों पे एक OH आ गए। तो अब क्या कंफर्म करना बचा कि जो लास्ट वाला कार्बन होगा उस पर जो OH होगा वो 1 डिग्री वाला अल्कोहल होगा, तो वो कंफर्म करना बचा। और नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग उसी को कंफर्म करते हैं और वहीं पे स्टेरिक एसिड बन जाता है। चलिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इस साइड आप लिख लीजिए, मैं दूसरी साइड मिटा के और वो पार्ट आपको बताता हूँ। नेक्स्ट जो अपना लास्ट है वो है ऑक्सीडेशन विथ HNO3। तो ऑक्सीडेशन विथ HNO3, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। आप देखो कैसे होगा नाइट्रिक एसिड के साथ, आप मैं ग्लूकोज बना लो, सबसे बढ़िया। ग्लूकोज क्या होता है आपके पास, CHO, यहाँ पे कंपाउंड होगा CHOH, और ऐसे कितने हो जाएंगे 4, और नीचे हो जाएगा CHO। CHO नहीं होता है, CH2OH होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी पहले आप देख लो कि HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन पे क्या क्या होता है। तो पहले तो पॉइंट सुन लो, ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में,
2 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। और 3 डिग्री अल्कोहल का तो ऐसे भी ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि वो खुद ही 3 डिग्री है, तो उसका काय का ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। ये आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ रखा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि उसके पास ऑक्सीडाइजेबल H नहीं होते, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आ जाओ, 2 डिग्री का तो ऑक्सीडेशन हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं होता क्योंकि HNO3 उतना स्ट्रांग नहीं होता कि उसको भी ऑक्सीडाइज कर दे, और 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है। चलिए तो देखें, ये सारे जो कार्बन है बीच वाले ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये एल्डिहाइड। तो जैसे इसका रिएक्शन HNO3 से कराओगे ना, डाइल्यूटेड HNO3 लेते हैं, ठीक है, पानी के साथ मिक्स रहता है HNO3, तो आप जैसे इसका रिएक्शन कराओगे तो ऊपर वाला कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, बीच वाला तो बेचारा किसी काम का ही नहीं है, 2 डिग्री है ना, और लास्ट वाला कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। देख लीजिए जरा ध्यान से, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब जो ये आपका मॉलिक्यूल बना ना, इस मॉलिक्यूल का आपको नाम याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सैकैरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, देख लीजिए, सैकैरिक एसिड, ठीक है, ये हो गया सैकैरिक एसिड। सैकरिक एसिड भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, सैकैरिक एसिड भी बोलते हैं, आप जो बोलना चाहो बोलो। एक मैंने आपको ग्लूकोनिक एसिड बताया था, उसको जरा याद रखिएगा। और एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए कि अगर मैं ग्लूकोनिक एसिड दूँ, ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है, CHOH। ग्लूकोनिक एसिड Br2 वाटर वाले में बना था ना, 4th वाला या 3rd वाला रिएक्शन था ना, 3rd वाला रिएक्शन था वो, और यहाँ पर CH2OH, ये होता है ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड का भी रिएक्शन अगर HNO3 के साथ कराओगे ना तो भी वो सैकैरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा HNO3 से, तो वो भी सैकैरिक एसिड में ही जाता है। क्योंकि देखो एल्डिहाइड और इसको ये एसिड कन्वर्ट करता है इस पर, तो ये मॉलिक्यूल में तो ये ऊपर वाला पहले से एसिड है, नीचे बस अल्कोहल बचा है, उस अल्कोहल को ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा एसिड में। तो ये किस में कन्वर्ट, ऊपर वाला तो एज इट इज रह जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 4 लिख लीजिएगा और यहाँ पर COOH, तो ये जो हो जाता है यही आपका बन गया सैकैरिक एसिड। तो बस इतना याद रख लीजिएगा क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा फिट नहीं बैठता है, ठीक है, थोड़ा सा अलग सा लगता है अपने को देख के, तो इसको जरा आप ध्यान रख लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। मतलब थोड़ा सा जो क्वेश्चन होता है ना कभी कभी तकलीफ दे जाता है, वो नहीं होगा, ठीक है। तो जरा इसको एक बार कवर कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट बता दिए जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। पहला कौन सा था, चलिए रिवाइज करें। पहला कौन सा था, HI से रिएक्शन कराया तो पता चलेगा कि भाई 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में। उसके बाद HCN से भी रिएक्शन कराया, NH2OH से भी रिएक्शन कराया, दोनों से क्या कंफर्म हुआ कि C डबल बॉन्ड O है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि एल्डिहाइड का है या फिर कीटोन का है, ठीक है। तो फिर लोगों ने बोला कि चलो कंफर्म करो, फिर Br2 वाटर से रिएक्शन कराया, वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, एल्डिहाइड को वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, एसिड में। तो वहां पर एसिडिक ग्रुप मिला Br2 वाटर के साथ, तो लोगों ने बोला कि अच्छा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो 6 कार्बन एटम है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहां तक कंफर्म हो गया। उसके बाद उन्होंने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया जो कि अल्कोहल से सिर्फ रिएक्ट करता है, और वो 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड उसके साथ रिएक्ट कर गया। तो हम लोग क्या बोल रहे थे वहां पे कि 5 मोल रिएक्ट किया तो 5 अल्कोहल के ग्रुप होंगे उसमें। और अब क्योंकि वो जब रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज पेंटासीटेट बनाता है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, और वो फिर भी स्टेबल है। तो लोग बोलते हैं कि भाई स्टेबल है, इसका मतलब सारे OH अलग अलग कार्बन एटम पे प्रेजेंट होंगे। सब कंफर्म हो गया। अब लोगों ने सोचा कि चलो ऊपर तो एल्डिहाइड है, 6 कार्बन है, सब पे एक OH है, तो लास्ट में जो OH होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री वाला। तो बोला कि 1 डिग्री वाला एक ही OH है, इसको चलो कंफर्म करो। इसी को कंफर्म करने के लिए HNO3 से रिएक्शन कराया सबने, और HNO3 से रिएक्शन कराया तो पता चला अच्छा नीचे वाले कार्बन पे जो है वो एक अल्कोहल प्रेजेंट है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक बार चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। चलो हेडिंग डाल लीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। मेनली हम लोग ग्लूकोज के बारे में बात करने वाले हैं। इसी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत छोटा सा माइन्यूट सा एक चीज डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने ये अगर पढ़ा हो ठीक से तो जनरली GOC के टाइम में एक रिएक्शन टाइप का पढ़ा देते हैं कि अल्फा पर अगर कार्बोनिल हो और बीटा पर OH हो तो बेसिक मीडियम में वो फ्लक्चुएट करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को, तो मैं आपको वो यहाँ पे फटाफट बता देता हूँ। आइए, उससे बहुत यूज़ होने वाला है। पहला पॉइंट जो अपने पास है कि आप ले लो डी ग्लूकोज, तो आप बोलोगे ठीक है, मैं ये बताने वाला हूँ डी ग्लूकोज बेसिक मीडियम में जाके क्या क्या कांड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो डी ग्लूकोज बना लो। आप बोलोगे सर ठीक है बना लेते हैं। यहाँ पर CH
ऐसे नहीं, पूरा ही अच्छे से बना लेते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर ये OH इधर है, ये H इधर है, यहाँ पर H इधर है। आप लोग भी मेरे साथ बनाते चलिए, ठीक है। वैसे साथ में टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और फटाफट चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। ये है आपका डी ग्लूकोज, इसको हम लोग बहुत बार बना चुके हैं। 4 बोला भी आपको, 4 के उसमें याद रखिए OH लगाना, ठीक है। चलो अब होता क्या है, बहुत ध्यान से आप समझना कि जब आप इसको बेसिक मीडियम में ले जाओगे, बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस जब प्रेजेंट हो तो OH माइनस, तो ये क्या करता है, अब आपको पता होगा कि C डबल बॉन्ड O हो और बगल में H हो तो टॉटमराइजेशन हो सकता है, तो ये टॉटमराइज होना स्टार्ट होता है। अब मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, देखो 1 2 3, यहाँ से लगा हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाता है। देखिए क्या बनेगा ये, आप बोलोगे कि सर ठीक है, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड इस कार्बन से C, अब इधर क्या है OH, ठीक है। ये वाला तो H ऊपर चला गया ना, अब बाकी के तो नीचे में यही सेम ही रहना है। बाकी का मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ऐसे बना देता हूँ ना, ताकि आपको ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना पड़े, ठीक है। उसको ऐसे बनाता हूँ ताकि आपका ध्यान जाए सिर्फ उस पर जिसकी ज़रूरत है अपने को। देखिए 1 2 3 H OH 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 यहाँ H, ठीक है। जिस पे अपने को ध्यान लगाना है उस पर बहुत फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए अब होता क्या है यहाँ के बाद, देखो यहाँ पे बात लगा, समझना मेरी बात ध्यान से। यहाँ के बाद ये देखो, फिर ऐसा हो सकता है कि ये OH माइनस क्या करे, यहाँ से H निकाल ले और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर जाए, तो फिर से इसी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे इधर और इससे इधर कन्वर्जन पॉसिबल होता है। लेकिन क्या होता है ना, 1-2 केस बनते हैं यहाँ पे मेरे भाई। अब पूछोगे सर 2 केस क्या है, आ जाइए दोनों केस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। अब एक ऐसा हो जाए कि मैं OH माइनस ले जाऊँ और OH माइनस यहाँ से H निकाल ले, क्या बोलते हो, और यहाँ से H निकाले और समझ रहे हो यहाँ से H निकाले और ये वाला यहाँ पर आ जाए बॉन्ड। देखो तो जरा ध्यान से, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर समझिएगा जरा ध्यान से कि यहाँ पे बॉन्ड निकाले और ये बॉन्ड पीछे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, और यहाँ से जाके H लग जाए, ये वाला H जो है फिर यहाँ चला जाए, तो क्या बन जाएगा, देखिए जरा ध्यान से। देखो यहाँ पर पहले H निकालेगा तो यहाँ नेगेटिव बनेगा, ये अपना लोन पेयर दे देगा, ये आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ से एक और H लग जाए, तो क्या बन जाएगा देखो, तो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा CH2OH, यहाँ पर एक H है, एक और H लग जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इसके नीचे जो है ये जो 3 है ना, इनको तो ऐसे ही बना दो। अब समझदार लोग ये बात समझ होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो इस मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज से आपका ये टॉटमराइज होकर बना, इसके बाद ये फिर से ग्लूकोज बन सकता है। लेकिन अगर कुछ केसेस में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम अटेन करने लगता है, कुछ केसेस में नहीं, हर बार ही होगा कि यहाँ से H खींचेगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इसका नाम क्या है, डी फ्रक्टोज, है ना, ये फ्रक्टोज है मेरे भाई, डी फ्रक्टोज। बोले बात समझ में आ रही। अब देखो बेसिक मीडियम में अगर आप डी ग्लूकोज को डालोगे, बेसिक मीडियम मतलब जहां पानी में OH माइनस प्रेजेंट है, मतलब 7 से ज़्यादा pH, ग्लूकोज को अगर आप पानी में डालोगे बेसिक मीडियम तो वो खुद से फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, फिर फ्रक्टोज यहाँ से इधर आएगा कन्वर्ट होगा और फिर से इधर चला जाएगा। तो बेसिक मीडियम के अंदर ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अच्छा इसके बाद एक और गेम होता है, बात समझिएगा मेरी। देखो यहाँ पर अब कुछ लोग बोलेंगे ठीक है सर, आपने बोला, हम लोगों ने माना। अब यहाँ एक और चीज़ हो सकता है, पता है क्या, अब बोलोगे सर क्या होगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो आपका बना, अब ऐसा हो जाए ये होता प्लेनर है। अगर तुम मेरे से सच पूछो ना तो ये होता प्लेनर है। अब मान लो OH माइनस है, OH माइनस यहाँ से जाए, एक केस में यहाँ से H निकाले तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब ये इधर आया, देखो मैं 2 स्टेप में दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। वैसे तो एक स्टेप में ही बना देता हूँ मैं जनरली। यहाँ से H निकला तो ये बन जाएगा O माइनस। यहाँ पे थोड़ा तकलीफ हो सकता है समझने में, लोगों को होता ही है जनरली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको तकलीफ ना हो समझने में, और तकलीफ हो तो ट्रिक याद रख लेना बस, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। CH2OH। अब देखिए यहाँ होता क्या, ये नेगेटिव इधर आएगा, ये इधर जाएगा, क्या बोलते हो, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना, ये तो रेजोनेंस होता ही होता है, रेजोनेंस होगा। देखो जैसे ही ये हुआ इसके बाद क्या बन जाएगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ H। देखो ऊपर एल्डिहाइड बन गया और नीचे वाले कार्बन पे नेगेटिव आ गया, इधर OH है
और इसके नीचे तो भाई वही चीज़ रहेगा जो इससे पहले भी था। अब बहुत ध्यान से देखो, ये वाला जो कार्बन है ये OH इधर भी हो सकता है, AH दूसरे साइड भी हो सकता है। तो अगर मान लो ये OH इस साइड के बजाय इस साइड बना दूं मैं, और यहाँ नेगेटिव, और जो पानी है ना, पानी से बेचारे ने क्या किया कि H+ खींच लिया, पानी पर अटैक करके H+ खींच लिया, तो ये क्या बन जाएगा जरा ध्यान देना। मैं बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये बनेगा क्या। अब आप लोगों में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि किस में कन्वर्ट हो गया है मॉलिक्यूल, है ना। बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको मॉलिक्यूल का वो समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसा हुआ कैसे। अब बहुत ध्यान से देखो, ये असल में ग्लूकोज का C2 एपीमर है, 1 2। देखो ग्लूकोज का C2 एपीमर बना ना, OH OH उल्टा हो गया, तो C2 एपीमर क्या होता है, मैनोज। तो असल में टॉटोमराइज होके मैनोज भी बनता है, डी मैनोज। तो अब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर फ्रक्टोज बनेगा कि मैनोज बनेगा। असल में डी ग्लूकोज जो है ना आपके पास, डी ग्लूकोज को बेसिक मीडियम में डालोगे तो वो फ्रक्टोज में भी कन्वर्ट होता है, मैनोज में भी कन्वर्ट होता है, मैनोज से फिर फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा, फिर ग्लूकोज में। हो सकता है वो इधर से इधर आके इधर चला जाए, फिर हो सकता है इधर से इधर चला जाए, फिर हो सकता है इधर से इधर चला जाए। अब कुछ सोचेगा कि एक मॉलिक्यूल कितना कितना जाएगा, तो मेरे भाई एक मॉलिक्यूल कभी नहीं होता है, ठीक है। आप डालोगे तो 10 ग्राम 5 ग्राम डालोगे, 10 ग्राम 5 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल होंगे, लाखों करोड़ों, कि 5 करोड़ मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो गए, 10 करोड़ इसमें चले गया, 3 करोड़ उधर चले गया, फिर उधर से 1 करोड़ इधर आ गया, फिर इधर से 1 करोड़ उधर चला गया। क्या फर्क पड़ता है, बेसिक मीडियम होना चाहिए बस। तो इसका मतलब हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या हैं, टॉटोमर्स हैं। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे नोट करके मैं पॉइंट लिख देता हूं। नोट करके क्या पॉइंट लिखेंगे कि ऑन टॉटोमराइजेशन इन बेसिक मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है। इन बेसिक मीडियम ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू डी फ्रक्टोज, या फिर सीधा फ्रक्टोज लिख दो, फ्रक्टोज एंड मैनोज, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी। और यहां पे एक और बात लिख लेना, एक तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये लिख लो कि मैनोज इज द C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। मैनोज एक और चीज क्या है, C2 एपीमर है किसका, ग्लूकोज का। यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आप जो सुनने वाले हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं टॉलिन्स टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, टॉलिन्स और फेलिंग किसका होता है टेस्ट, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, मतलब ऐसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आप देखो जरा सा ध्यान से समझना कि जो टॉलिन्स टेस्ट होता है ना, वो कौन देता है, वो असल में एल्डिहाइड देता है। तो भाई अगर मैं ग्लूकोज को ले जाऊं टॉलिन्स और फेलिंग टेस्ट में, तो बोलोगे हाँ सर एल्डिहाइड ग्रुप है, देगा पॉजिटिव टेस्ट, बहुत सही। मैं मैनोज को पूछूं तो मैनोज भी बोलोगे हाँ सर ये भी दे देगा क्योंकि इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप है। मैं बोलूंगी ये देगा क्या, डी फ्रक्टोज क्या पॉजिटिव ये टॉलिन्स और फेलिंग टेस्ट देगा, तो तुम बोलोगे नहीं देगा सर, कीटोन है, वो तो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। लेकिन नहीं, आप ध्यान से सुनना कि जब हम लोग ये ले लेते हैं, क्या कहते हैं, ग्लूकोज ऐसा ले लो, जब हम लोग ये टेस्ट टॉलिन्स टेस्ट और फेलिंग टेस्ट कराते हैं तो मीडियम कैसा होता है, बेसिक। और बेसिक मीडियम में दिस फ्रुक्टोज विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो यहाँ होता यही है, यही बात ध्यान रखनी है कि ऑल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज विल गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ टॉलिन्स एंड फेलिंग। क्यों, क्योंकि बेसिक मीडियम में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहा है, और वो टेस्ट कौन पॉजिटिव देता है, एल्डिहाइड। तो चाहे तुम ये लो ये लो ये लो, तीनों एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे बेसिक मीडियम में, और टेस्ट भी पॉजिटिव बेसिक मीडियम में ही होता है, तो अब ये सा टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जरा मैं इसको एक साइड लिख देता हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे डी ग्लूकोज, क्या आपके पास डी ग्लूकोज है, डी फ्रक्टोज है, या फिर डी मैनोज है, ठीक है। तीनों में से कोई भी हो, डी मैनोज, तीनों में से कोई हो, तीनों के तीनों क्या देंगे, पॉजिटिव टॉलिन्स एंड फेलिंग टेस्ट। ऑल विल शो पॉजिटिव फेलिंग एंड टॉलिन्स टेस्ट।
ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आज के अपने लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया? स्ट्रक्चर पूरा कवर कर लिया है ग्लूकोज का, कुछ रिएक्शन कवर कर लिया, एक ओसाजोन फॉर्मेशन है मेरे भाई, एक रिएक्शन बचा है, उसको मैं अलग से पूरे मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा कि व्हाट इज ओसाजोन फॉर्मेशन। वो एक टेस्ट भी है, ठीक है, ऐसे टेस्ट भी बोलते हैं उसको, ओसाजोन टेस्ट भी बोलते हैं। तो कौन देगा, कैसे फॉर्मेशन होगा, वो थोड़ा लंबा जाता है, 10-20 मिनट लगेगा उसका मैकेनिज्म लिखने में और वो करने में, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर आप लोगों ने क्या क्या देख लिया अभी तक ग्लूकोज के बारे में? ये पहले पढ़ लिया कि ओल्ड डेफिनेशन क्या था, न्यू डेफिनेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट पहचानेंगे कैसे, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, नेमिंग वेमिंग देख लिया, डीएल देख लिया, फिर डीएल में आपने देख लिया कि 3D में कैसे देखेंगे मॉलिक्यूल को, ये तो पहले लेक्चर में खत्म हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा है कि भाई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लिया, फिर मान लो कि ग्लूकोज में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, ये हम लोगों ने रिएक्शन भी देख लिया ना एक तरह से, एचआई का स्ट्रक्चर देखा तो आपने वो भी देख लिया, तो ये सारा चीज कवर किया। फिर लास्ट में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, और भी केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करेंगे मतलब ओसाजोन फॉर्मेशन के टर्म्स में, और रिएक्शन भी कुछ कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि भाई डी ग्लूकोज है, तो डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज में भी कन्वर्ट हो सकता है, मैनोज में भी कन्वर्ट हो सकता है, इन बेसिक मीडियम, एसिडिक में नहीं, न्यूट्रल में नहीं, बेसिक मीडियम में, ये ध्यान रखना। फिर यही होता है कि टॉलिन्स और फेलिंग टेस्ट, ये तो एल्डिहाइड के टेस्ट होते हैं, फिर भी फ्रक्टोज उस टेस्ट को पॉजिटिव देता है। क्यों देता है? क्योंकि जब टॉलिन्स और फेलिंग टेस्ट कराते हैं तो सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक, सॉल्यूशन बेसिक है और आपने उसमें डाला तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, किसी में भी कन्वर्ट होकर टेस्ट पॉजिटिव देता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कोई भी मोनोसेकेराइड हो, आपने बुक में पढ़ा होगा, ऑल मोनोसेकेराइड शो पॉजिटिव टॉलिन्स और फेलिंग टेस्ट, इवन की ओसाजोन फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, तो ये मैं एक साथ बता दूंगा, आपको लिखा दूंगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।